बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले के सेशन में हम ऑप्टिकल ज्योमेट्री जो थी उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो कुछ बेसिक टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए। आज के सेशन में हम जो उसका रिमेनिंग पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो हमारे पास मिरर थे, मिरर और उसकी जो टाइप्स थी, उसका जो फार्मूला और इक्वेशन थी उसको डिस्कस किया था। उसके बाद जो उसकी लाइट के डिफरेंट फिनोमेनाज होते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उन सारी चीजों को डिस्कस किया। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंसेज को। लेंसेज क्या होते हैं, इनकी इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद कुछ जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंसेज की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लेंस is a piece of transparent optical material that focuses or disperses a beam of light by refraction। यानी कि ये एक ऑप्टिकल मटेरियल जो है, जैसे एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो या ग्लास हो, उसका एक पीस होता है और ये क्या करता है, लाइट को या फोकस करता है या डिस्पर्स करता है। इसकी बेस पर इसकी दो टाइप्स हैं। इनकी दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज अ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। अच्छा जी, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा कनकेव और कन्वेक्स लेंस। इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जिस तरह हमने पीछे जो मिरर पढ़े थे वो एक पार्ट होते हैं किसी एक सफियर का, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है और ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। यू कैन सी ये इस तरह लगता है कि जैसे दो सफियर्स का पार्ट हो। तो जिन दो सफियर्स का ये पार्ट होते हैं उनके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो लाइन इनके सेंटर में से ये पास हो रही होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके साथ साथ जो नई चीज होती है वो उनका वर्टिकल एक्सिस होता है। वर्टिकल एक्सिस क्या है, ये इनके बिल्कुल सेंटर में वर्टिकल इनसे पास कर रहा होता है और इनका ये जो सेंट्रल पॉइंट ओ है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कनकेव लेंस है हमारे पास वो सेंटर से बारीक होता है और थिन होता है, साइडें जो उसकी वो थिक होती हैं, जबकि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है वो उसके थोड़ा सा उलट होता है। इसके जो सेंटर है वो थिक होता है और जिसकी साइड्स हैं वो थिन होती हैं। तो इस तरह ये हमारे पास इसके प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और ये चीज होती है। अब इसमें चूंकि इट इज अ पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स, तो इसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक इस तरफ और इस तरफ। तो इसका जो फोकस पॉइंट एक नहीं होता, वो क्योंकि लाइट इस साइड से भी एंटर हो सकती है, लाइट इस साइड से भी एंटर हो सकती है। तो इसका सिंगल फोकल पॉइंट के बजाय हम 2f2 फोकस पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से ऑपरेट जो है वो किया जा सकता है। अब जैसे आप इधर हमारे पास दो टाइप्स थी, कनकेव और कन्वेक्स लेंस की। इसी तरह हम पीछे भी हमने पढ़ा था मिरर्स के अंदर की एक कन्वर्जिंग होता है और एक डाइवर्जिंग होता है। एज यू कैन सी इन दिस, जो हमारे पास कनकेव लेंस है इसके अंदर जो लाइट एंटर हो रही है वो उसको उसके फोकस पॉइंट पर मर्ज कर रहा है, उसके एक फोकस पॉइंट पर उसको मर्ज कर रहा है, उसको फोकस कर रहा है। तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर लेंस भी कहते हैं। और इसी तरह जो दूसरी तरफ हमारे पास कन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्ज करता है लाइट को और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो फोकल पॉइंट है कि जिस तरह से लाइट, आप यहाँ पे डिफरेंस ये कि जिधर से लाइट आ रही है ये ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस उसको फोकस कर रहा है, और इस केस के अंदर जो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है ये उसी डायरेक्शन में उसके फोकस पर फोकस करेगा, जबकि जो दूसरी साइड है वहां पर इस लाइट को वो डिस्पर्स करता है। इसी बेस पर हम इन दोनों को दो डिफरेंट कैटेगरीज में लेते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि इनसे इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज किस तरह से बनती है। अगेन इसके अंदर जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट करेंगे और उसको किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर आप उसको रख सकते हैं, और यहाँ से हम तीन रेज लेंगे। हमारे पास जो रे वन होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करेगी लेंस के साथ, और आफ्टर द स्ट्राइक ये रिफ्रैक्ट होगी और गुजरेगी उसके फोकस पॉइंट में से। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड हमारे पास रे आ जाती है, ये पास करेगी उसके प्रिंसिपल फोकस से, और ये बगैर किसी डाइवर्जेंस के, बगैर किसी रिफ्रैक्शन के स्ट्रेट पास कर जाएगी और इस पॉइंट पर आके हमारी जो पहली रे थी उसको इंटरसेक्ट करेगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड रे आती है, ये इसके फोकस पॉइंट में से गुजरती है और स्ट्राइक करती है लेंस पर इस जगह पर, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये लाइट पैरेलल हो जाती है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगेन जहां पर ये तीनों
पॉइंट्स, तीनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पर जो है वो इमेज की पोजीशन होगी। जैसे हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, चूंकि हम तीनों लाइट्स को, अगर हम एरो को एक ऑब्जेक्ट मान लें, वो हम उसके एरो हेड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहां पर ये तीनों रेज आपस में कंसाइड करेंगी, तो हम इस पॉइंट को भी एरो हेड मानेंगे और इसको अटैच करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हमारे पास इस तरह इमेज की पोजीशन जो है वो आ जाएगी। सेम इज द केस विद द कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन तीन रेज है हमारे पास। फर्स्ट वन इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर डाइवर्जिंग ये इसके प्रिंसिपल फोकस, यानी ये ऐसा डिस्पर्स हो जाएगी, उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये इसके प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। सेकंड रे जो है वो इसके जो प्रिंसिपल फोकस है उस पर स्ट्राइक करेगी और ये पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी एक्स्ट्रा प्लॉट जो है वो इस जगह पर इसको कोइंसाइड करेगी। थर्ड जो रे है वो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्ट्राइक करती हुई गुजरेगी और इसका एक्स्ट्रा प्लॉट जो वो इस पॉइंट पर आपस में तीनों लाइन कोइंसाइड करेंगे और इस पॉइंट पर जो इमेज है वो फॉर्म होगा। अभी हम देख सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इस लेंस के केस के अंदर जो हमारे पास कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस के अंदर जो इमेज है वो ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस बन रहा है, जबकि कन्वेक्स लेंस के केस में जो इमेज है सेम साइड ऑफ द लेंस जो है वो बन रहा है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लेंस इक्वेशन। जिस तरह हमने पीछे मिरर इक्वेशन कैलकुलेट की थी जो मिरर्स के बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करती थी, इसी तरह जो लेंस इक्वेशन है ये भी एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस फॉर अ गिवन लेंस। वो मिरर्स की जो पैरामीटर्स थे उसको डिस्क्राइब करता था, जबकि यहाँ पर जो लेंस है उसके पैरामीटर्स को हम लेंस इक्वेशन की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर जो जो चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, o is the height of the object, hi is the height of the image। वही सेम पैरामीटर्स हैं, वही सेम टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम मिरर इक्वेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। इस तरह do is the distance of the object from the lens, di is the distance of the image from the lens and m is the magnification of the image। यही सारी चीजें जो थी वो मिरर इक्वेशन के अंदर भी डिस्कस हम कर चुके हैं। अच्छा जी, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, इसके अंदर भी जो पीछे फिनोमेना है, जो प्रिंसिपल है वही है जो हम मिरर के अंदर कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन जो है लेंस से किस तरह से होती है। यहाँ पे आप देखें कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं जिसकी हाइट जो है वो h0 है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम फर्ज कर लेते हैं ये जो लाइट है वो इसके प्रिंसिपल फोकस से स्ट्राइक करते हुए इस जगह पर आती है और इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास उसकी इमेज बन रही है। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज hi। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द सेम विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो इससे वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, दोनों एंगल्स बराबर होने की वजह से ये बोथ ट्रायंगल्स आर रेफर्ड एज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैं तो इनकी ये जो साइड्स है, कॉमन साइड्स, ये भी आपस में बराबर होंगी और उसी की बेस पर हम जिस तरह पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हुए थे, इस रिलेशन को हमने बनाया था h0 hi यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का जो रेशियो है वो इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, उनकी रेशियो के। ये हमारे पास इक्वेशन वन बन जाती है। इस तरह कन्वेक्स लेंस के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे, कनकेव लेंस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास दोनों केसेस में जिस तरह हमने वहां पर ये f माइनस करके इसका रिलेशन बनाया था, सेम वही मेथड है, वही कैलकुलेशन है। एक कैलकुलेशन में डीप में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर और हमारे जो फोकस है वो एमसीक्यू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए डीप इस कैलकुलेशन में जाने का मकसद कोई नहीं है। तो सिंपल वही रिलेशंस हैं, उनको कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन बन जाता है दैट इज 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर di प्लस d नॉट। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको सेम वो जो मिरर फार्मूले वाली जो शेप थी वही नजर आ रही है, ये सेम है। बस डिफरेंस यही है कि जब हम यहाँ पर di और d नॉट की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का फ्रॉम द लेंस, और जो मिरर के केस के अंदर जो हमने मिरर फार्मूला निकाला था उसके अंदर ये डिस्टेंस जो है वो मिरर से होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैग्निफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो होती है बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कोई लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसको कितना मैग्नीफाई कर पाता है, उसको उसकी मैग्निफिकेशन कहते हैं।
जिसको हम एच आई ओवर एच नॉट से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह उसके अंदर हमने कन्वेंशंस पढ़ी थी, जो मिरर से बनने वाली, स्फेरिकल मिरर से बनने वाली जो इमेजेस थी उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताती थी। सेम कन्वेंशंस यहाँ पर भी हैं, जो लेंसेज से बनने वाली जो इमेज है उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगी कि आया वो जो इमेजेस हैं वो रियल है, विर्चुअल है, अपसाइड डाउन है, इन्वर्टेड है, स्ट्रेट है, वो सारी की सारी जो उसकी खसूसियात है इमेज की, वो ये कन्वेंशंस बताएंगी। अब कन्वेंशंस क्या क्या इस्तेमाल होती हैं? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसकी बेस पर कि अगर वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसका मतलब है कि जो लाइट है वो डाइवर्ज हो रही है, यानी कि अगर डी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रियल है और लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है। इस तरह अगर डी आई पॉजिटिव होता है फॉर रियल इमेजेस, कि डी आई यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है वो पॉजिटिव होता है, इमेज रियल होगी और ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस जो है वो बनेगी। इस तरह अगर डी आई नेगेटिव होता है, इमेज विर्चुअल होगी और ये सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि डी आई और डी नॉट का जो साइन है वो हमें इंडिकेट करेगा, बताएगा कि इमेजेस रियल है या विर्चुअल है और ये लेंस की किस साइड पर होंगी। इस तरह इमेज का जो एटीट्यूड है एच आई, अगर हाइट ऑफ द इमेज जो है वो पॉजिटिव हो तो इमेजेस जो है वो अपराइट होंगी, और इसी तरह अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो तो इमेजेस जो है वो इन्वर्टेड यानी उलट होंगे। इस तरह फोकल लेंथ की बात करें, एफ अगर पॉजिटिव हो तो हमारे पास कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स लेंस होगा, और एफ अगर नेगेटिव हो तो हमारे पास डाइवर्जिंग यानी कि कनकेव लेंस होगा। तो signs of these quantities will describe the nature of the image and the nature of the object and the nature of the lens। अच्छा, उसके बाद वहां पर स्फेरिकल मिरर्स में हमने उनकी मैग्निफिकेशन पढ़ी थी। यहाँ पर एक जो चीज इन लेंसेज के साथ एसोसिएट होती है दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इस सेंस में हो जाती है कि हम पावर को किसी और सेंस में भी कैलकुलेट करते हैं। वो क्या कैलकुलेट करते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। कि अब वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस की सूरत में वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है और कन्वेक्स लेंस की सूरत में वो लाइट को कितना डाइवर्ज कर रहा है, वो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट लेंस। कि वो लेंस जो है कितनी कन्वर्जेंस और कितनी डाइवर्जेंस वो कर रहा है उसको हम उसकी पावर कहते हैं। और इसको डाइऑप्टर यानी कि डी की जो यूनिट्स है उनमें कैलकुलेट किया जाता है, डाइऑप्टर डी। जब आप लेंस की पावर के बारे में बात करते हैं, जो हम ऐनक या चश्मा लगाते हैं उसकी जो पावर होती है हम उनको डाइऑप्टर्स कहते हैं। अब अमूमन पावर की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में वो जो इलेक्ट्रिकल पावर जो मोटर्स के ऊपर या लाइट्स के ऊपर लिखी होती है वॉट में, वो माइंड में आती है। बट दो दैट पावर इज एसोसिएटेड विद दोस मोटर्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बट ये जो पावर है, जब लेंसेज के स्पेसिफिकली लेंसेज की बात हो तो हम इसकी पावर को डाइऑप्टर्स में कैलकुलेट करते हैं। डाइऑप्टर यानी कि कोई भी जो ऐनक है उसका जो वो नंबर होता है 2.5, 3.5 या 2.5 वो डाइऑप्टर्स में कैलकुलेट होगा। तो लेंसेज की सूरत में आप इसको वो इलेक्ट्रिकल पावर के साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, सिंपल वही फॉर्मूलाज है इस्तेमाल करके। क्या कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ जो है वो एक लेंस की दी गई है दैट इज 10 सेंटीमीटर फॉर्म इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट वेरियस डिस्टेंसेस। अब उससे जो है वो डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर यानी कि जो डी आई है वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लोकेट द इमेज, स्टेट वेदर इट्स अ रियल और विर्चुअल एंड फाइंड द मैग्निफिकेशन। उसके बाद हम 20 सेंटीमीटर पे अगर इमेज बने, इस तरह 15 सेंटीमीटर पे बने, 10, लेकिन डिफरेंट डिस्टेंसेस पर जो इमेज बन रहा है वो कह रहे हैं कि उस पर आप बताएं इमेज की नेचर क्या है, वो विर्चुअल है या रियल है, इन्वर्टेड है, अपराइट है, और उसकी मैग्निफिकेशन एट दैट प्लेस वो आपने बतानी है। तो सिंपल हमारे पास वही लेंस फार्मूला, आप उसी को इस्तेमाल करेंगे। आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन जो हमने फाइंड आउट करनी है मैं एक जो है वो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। बाकी जो है वो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे मिरर इक्वेशन को, और इसके अंदर आप जो वैल्यूज को पुट आउट करेंगे तो आपके पास जो इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 15 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आ जाएगी -5.0। अब देखें जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये फोकल लेंथ की डबल है। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस जो है वो लेस देन ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ,
और उसका जो इमेज है वो रियल होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, उसके बाद इमेज जो वो इन्वर्टेड होगा क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है वो नेगेटिव है, और इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है। तो सिंपल इनकी वैल्यू से कि इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होने की वजह से हम कहेंगे कि इमेज रियल है। इस तरह जो मैग्नीफिकेशन माइनस होने का मतलब ये है कि ये इन्वर्टेड होगा, और ये लेस देन 1 है तो इमेज जो है वो रियल ऑब्जेक्ट से लेस होगा। इस तरह आप इसी प्रैक्टिस को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं हमारे पास डी आई की पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की माइनस वैल्यू, तो आप कह सकते हैं कि ये रियल इमेज और इक्वल टू 1 है, मतलब इसका साइज सेम होगा एज द ऑब्जेक्ट, और ये एक विजुअल इमेज होगा। अगेन आपके पास मैग्नीफिकेशन की पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है वो बड़ा बनेगा उसके ऑब्जेक्ट की निस्बत, और जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी एक रियल इमेज है। इस तरह आप इस सब को रिपीट करके सब डिस्टेंसेस पर उसकी जो नेचर है इमेज की वो देख सकते हैं। अच्छा, ये फिनोमेना इस्तेमाल होता है जी सिंपल कैमरास के अंदर, जो लेंसेज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं फोटोग्राफी के लिए। इसके अंदर जो हमारे पास एक जो कन्वर्जिंग लेंस है वो इस्तेमाल किया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस को इस्तेमाल किया गया जो इस पर लेंस पे पड़ने वाली सारी लाइट को फोकस करवाता है। सबसे पहले जब ये शटर बंद होता है तो इस सारी लाइट को वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करवा कर आईपीस की तरफ ले जाता है जहां से आप इमेज को या कैमरे के लेंस को उस जगह पे प्लेस करते हैं जिसकी आप इमेज बनाना चाहते हैं। देन जब शटर को क्लोज किया जाता है तो ये सारी की सारी लाइट जो है वो फॉल करती है इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो उसके लेंस के पीछे रखी होती है, और उसके ऊपर उसका एक नेगेटिव बन जाता है जिसको हम डेवलप कर लेते हैं बाय एक प्रोसेस जिससे जो फोटोग्राफ है वो बन जाता है, और सिर्फ ये लेंस को इस्तेमाल करने से इसको ऑपरेट करवाया जा सकता है। इस तरह आप नेक्स्ट हम जो इन्हीं लेंसेज की बेस पर कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन यूज जो हमें रूटीन में नजर आता है वो एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है हमारा आई। आई जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह एक जो कैमरे का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे आई के अंदर होता है, और किस तरह कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस और किस तरह उसकी जो शेप है उसको चेंज करके हमारी आई जो है वो अपना फोकस पॉइंट जो है उसको एडजस्ट करती है। अगर इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन के बारे में तो ये हमारा आई बॉल है, इसके स्टार्ट में हमारे पास कॉर्निया होता है। कॉर्निया से जो लाइट है वो पास करती है। इसके सामने ये जो येलो एरिया नजर आ रहा है इसमें एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.336 होता है। तो इस एक्वस ह्यूमर, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यहाँ से लाइट जो है वो ये एक लेंस है, और लेंस के साथ सामने आयरस एक विंडो, आप कह लें आयरस जो है वो विंडो की शेप है जिसके थ्रू लाइट जो है वो लेंस में जाती है। अब ये आयरस जो है वो लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ये क्लोज या फैल कर जो अपर्चर है आई का जो अपर्चर है उसको क्लोज कर सकता है या उसको ओपन कर सकता है, जिससे जो क्वांटिटी ऑफ लाइट एंटर हो रही है आई के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद ये लेंस आ जाता है। लेंस के साथ सैलरी मसल्स जो है वो अटैच होते हैं। ये सैलरी मसल जो है वो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या उसको रिलैक्स करके उसका जो मैग्निफिकेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो लाइट है वो अगेन यहाँ पर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 समथिंग के करीब होता है। इसके अंदर से लाइट गुजर कर यहाँ लास्ट में हमारे पास रेटिना होता है। रेटिना के ऊपर ये एक इमेज बनाता है, और उसके बाद रेटिना हमारा ऑप्टिकल नर्व के जरिए ब्रेन के साथ एसोसिएट होता है जो इस जो विजुअल इमेज है इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है। तो इस तरह हमारी आंख जो है वो एक प्रोसेस में से गुजरती है उसको एक इमेज को डेवलप करने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी आंख जो है वो लाइट को अकोमोडेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे अगर आप देखें तो हम नॉर्मली चांद या सूरज को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जो है वो हमारी लाइट जो है वो देख सकती है, वहां से आने वाली लाइट को कंसीव कर सकती है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी प्लेस पर पड़ा हुआ है उसको देख रहे होते हैं तो हमारा जो सैलरी मसल्स है वो हमारे इस लेंस को रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट जो है वो कन्वर्ज होती है रेटिना के ऊपर, फोकल पॉइंट जो वो इसकी कॉर्निया के ऊपर बनता है, और यहाँ से जो इमेज है वो हमारे ब्रेन को भेजा जाता है। बट अगर हमारा जो लेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे करीब तरीन पड़ा है तो जो सैलरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसकी लेंस की शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फोकल पॉइंट को एडजस्ट करते हैं और हम उसको देख पाते हैं। यहाँ पर एक
जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल, अच्छा इस चीज को हम अकोमोडेशन कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है और अगर कोई करीब पड़ा हुआ है, तो ये जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का चेंज होता है तो उस हिसाब से जो हमारे सेलरी मसल्स इस हमारे लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम अकोमोडेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है फोकस हो पाती है रेटिना के ऊपर ही। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होती है नियर पॉइंट की। The closest distance at which the eye can focus clearly is called the near point, कि वो कम से कम आप अपनी फिंगर को ले और उसको इस पॉइंट से आप अपनी आंख के करीब लेके आए, तो आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये आपकी जो फिंगर है वो आपको ब्लर नजर आनी शुरू होगी। एट दैट पॉइंट जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं उसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। यंग अडल्ट्स के अंदर ये यूजुअली 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनकी एज के साथ साथ ये जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो जो बसारत है उस पर असर इससे पड़ता है। अच्छा जी, अब इसी बेस पर जो हमारा आई बॉल की शेप चेंज होने की वजह से या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे मसल्स जो है वीक हो जाती है, उसकी वजह से दो तरह के जो डिफेक्ट्स हैं वो पैदा होते हैं हमारी आई साइड में। फर्स्ट वन इज शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस या इसको आप मायोपिया भी कहते हैं, जो मेडिकल लैंग्वेज में इसको मायोपिया कहते हैं, या ये शॉर्टेडनेस होता है। इस केस के अंदर जो हमारे पास दूर से लाइट आ रही होती है, जो हमारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं दूर वाले, हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते। इशू क्या हो रहा होता है कि हमारे आईबॉल का शेप चेंज होने की वजह से जो हमारा लेंस है उस लाइट को आप देख सकते हैं कि कॉर्निया से काफी पहले कन्वर्ज कर देता है, इमेज को उससे दूर बना देता है, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते। तो यहाँ पर हम एक डाइवर्जिंग मिरर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बन जाता है। तो इस तरह हम शॉर्टेडनेस या मायोपिया का इलाज कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर लेंस इस्तेमाल करके। इस तरह लॉन्ग साइटेडनेस है जिसको आप हाइपरोपिया भी कहते हैं। हाइपरोपिया में क्या होता है, हमारी जो आंख है करीब के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती, जबकि यूजुअली दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाती है। अब होता क्या है, करीब की जो ऑब्जेक्ट है उनका जो इमेज हमारा लेंस उसको बियॉन्ड द रेटिना जो है उसको फोकस करवा रहा होता है, रेटिना से काफी पीछे फोकस करवा रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसको क्लियरली देख नहीं पाते। तो एक कन्वर्जिंग मिरर को इस्तेमाल करते हुए हम उस फोकस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से हम हाइपरोपिया का जो इशू है उसको रिजॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म इस्तेमाल होती है रिजॉल्विंग पावर के। रिजॉल्विंग पावर के लिए आप इस इमेज को जरा गौर से देखें। ये एक अप्रोचिंग कार की हेडलाइट्स है। अब कार में दो हेडलाइट्स होती हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये एक सिंगल हेडलाइट है और किसी एक मोटर बाइक की एक सिंगल हेडलाइट है। बट जैसे जैसे कार करीब आती जाएगी आप उसकी दोनों लाइट को अलग अलग देख सकते हैं। इसको किसी लेंस की या आई की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, कि दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में जो फर्क कर पाना, उसको अलग अलग देख पाना जो है वो उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाता है किसी भी लेंस की। ये भी अगर हम इंसानी आंख की बात करें, एज के साथ साथ इसका इफेक्ट पड़ता है, रिजॉल्विंग पावर कम होती जाती है। उसकी वजह है कि जो नियर पॉइंट है वो करीब होता जा रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी सिंपल माइक्रोस्कोप और एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है जी, ये एक रेशियो है। किसके दरमियान रेशियो है जी? एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और रेफरेंस एंगुलर साइज, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बगैर जो उसका साइज है उसके साथ जो उसकी रेशियो है उसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और रेफरेंस एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इनकी जो रेशियो है इसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। जो विद द इंस्ट्रूमेंट जो एंगुलर साइज बन रहा होता है उसको हम थीटा प्राइम कहते हैं, और जो विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास एंगल बन रहा होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बगैर, उसको हम सिंपल थीटा कहते हैं। और इस एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम एम थीटा से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट जो है वो HO है उसको आप प्लेस करते हैं विद इन द फोकल पॉइंट, और यहाँ पर ये जो एक नेकेड आई के साथ जो हमारे पास एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, हमारे पास यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक लेंस को प्लेस कर देते हैं। अब इस लेंस के प्लेस करने के बाद जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी दिस वन, और इसका जो एंगल बन रहा है वो
थीटा प्राइम बन रहा है। अब इन दोनों ट्राइंगल से हम जो tan थीटा है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब इस ट्राइंगल में tan थीटा किसके इक्वल होता है जी? ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास h नॉट है और बेस हमारे पास क्या है जी? n है, नियर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ उसको नियर पॉइंट पर प्लेस किया हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी? h नॉट, बेस क्या है? n, तो हम इसको प्लेस कर देते हैं h नॉट ओवर n। इस तरह हम यहाँ पर आ जाए इस सेकंड ट्राइंगल के अंदर। यहाँ पर हमारे पास हाइट जो है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है, दैट इज h नॉट और बेस इज d नॉट। तो h नॉट ओवर d नॉट। तो ये दोनों tan थीटा दो जो है वो क्वांटिटीज बन रही हैं दोनों ट्राइंगल्स में। हम इनको कंपेयर करते हैं और इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगी दैट इज m थीटा इज इक्वल टू n ओवर d नॉट। यहाँ पर n जो है वो नियर पॉइंट है और d नॉट जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाती है रियल केस के अंदर। अब जो हम लेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर d नॉट प्लस 1 ओवर di। इसके अंदर से हम 1 ओवर d नॉट को एक साइड पर निकाल लेते हैं और यहां से 1 ओवर d नॉट की वैल्यू क्या बनती है उस वैल्यू को निकाल के हम इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस करेंगे। तो हमारे पास जो m थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 ओवर f माइनस 1 ओवर di n। इन दोनों इक्वेशंस को प्लेस करने के बाद ये हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें f जो है वो फोकस पॉइंट है, di जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड n इज द नियर पॉइंट। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। तो हमारे पास अब हम बात कर लेते हैं कि नियरेस्ट और फारदेस्ट, यानी कि कम से कम डिस्टेंस पर जो एंगुलर मैग्निफिकेशन बनेगी और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो एंगुलर मैग्निफिकेशन बनेगी। तो इसके लिए आप क्या करें, आप पहले जो है ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह प्लेस करें कि वो नियर पॉइंट के ऊपर हो, यानी कि जो उसकी इमेज बन रही है वो नियर पॉइंट पे, यानी कि di विल इक्वल टू n। और जो माइनस साइन है इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो लेंस की सेम साइड पर, यानी जिस तरफ सोर्स है उसी साइड पर इमेज बन रही है। मतलब आपने जो इमेज है उसको नियर पॉइंट पे प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, di की जगह पर ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन थी, जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी, इसके अंदर di की जगह पर हम n प्लेस कर देंगे। ये हमारी नियरेस्ट प्लेस होगी इमेज की, यानी करीब से करीब, क्योंकि इससे करीब जो है वो ब्लर हो जाएगी। नियर पॉइंट से पीछे जो इमेज बनेगी वो ब्लर हो जाएगी। तो हम जो करीब तरीन बन सकती है वो नियर पॉइंट पे बन सकती है। तो di जो है उसकी जगह हम n प्लेस कर देते हैं। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो नियरेस्ट पॉइंट पर एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी उसका फार्मूला ये बन जाता है। नियरेस्ट पॉइंट जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये बन जाएगा। इस तरह अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं फॉरदेस्ट पॉइंट पर, यानी कि इमेज को हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, यानी कि di विल बिकम इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम di की जगह पर इन्फिनिटी प्लेस करेंगे, 1 ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला बन जाएगा दैट इज n ओवर f। अब ये दो रिलेशंस जो है हम इनको मैथमेटिकल इक्वेशंस में इस्तेमाल करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट इमेज के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन और फॉरदेस्ट इमेज के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसी से एसोसिएट जो है वो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो करेगा बायोलॉजिस्ट विद द नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ n की वैल्यू गिवन है, एग्जामिन एन इंसेक्ट विंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास हुज फोकल लेंथ इज 4.3 सेंटीमीटर। n भी गिवन है, f भी गिवन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन उसने पूछा हुआ। तो f, n और d नॉट की वैल्यूज गिवन है। हम इसको नियरेस्ट और फारदेस्ट दोनों फार्मूलाज में कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन जो है वो आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये सिंगल लेंस के साथ ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप या जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं वो था, यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ एक लेंस को प्लेस करके ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। बट व्हाट अगर हम इस इमेज के आगे भी एक लेंस कर लें, यानी कि मैग्नीफाई इमेज को मजीद एक मैग्नीफाई लेंस के जरिए देखें, तो ऑब्वियसली उसकी मैग्निफिकेशन जो ज्यादा हो जाएगी और इसी को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम दो लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। एक लेंस को हम कहते हैं आई पीस ये वाला, और दूसरे को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब इमेज को हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हम उसको यहाँ पर रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट की जो मैग्निफिकेशन है पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से हाई होगी
और फिर इस मैग्नीफाइड इमेज को हम आईपीस वाले लेंस के थ्रू देखते हैं तो डबल मैग्नीफिकेशन हो जाती है, और इसकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है वो सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उससे कहीं ज्यादा हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर हम जो लेंसेज हैं वो दो लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एज यू कैन सी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पहले हम उसको ऑब्जेक्टिव लेंस से देखते हैं, उसकी मैग्नीफाइड इमेज को फिर हम आईपीस वाले लेंस से देखते हैं तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो डबल आ जाती है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो टोटल मैग्नीफिकेशन है वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। तो इनकी वैल्यूज को हम प्लेस करें तो हमारे पास जो टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, दैट इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन है, ये आईपीएस की मैग्नीफिकेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाती है विच इज ग्रेटर देन द मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अगेन एक मैथमेटिकल एग्जांपल दी हुई है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फार्मूलाज वही फार्मूलाज है, सिर्फ वैल्यूज को पुट आउट करने से आपके पास जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू और इमेज के डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। जो हमने कन्वेंशंस यूज की थी कि इमेज का साइन जो है, जो इनकी वैल्यूज के जो साइन है वो आपको बताता है कि रियल इमेज रियल है या वर्चुअल है, और मैग्नीफिकेशन जो है उससे डबल होगी या कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन 110 है विच इज फार मोर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि इमेज 110 गुना बड़ी नजर आ रही है नॉर्मल ऑब्जेक्ट से, डिस्टेंस माइनस होने का मतलब ये कि ये एक वर्चुअल इमेज है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक और इंस्ट्रूमेंट है जो प्लैनेट्स है, दूर दराज हमारे जो प्लैनेट्स है उनको देखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर भी दो ही, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हम अमूमन जो है वो ऑक्यूलर कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका इस साइड पर जिसके थ्रू हम प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं इसको हम ऑक्यूलर कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आई पीस होता है और ये हमारे दूर दराज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में हेल्प आउट करता है। अब इसकी जो मैग्नीफिकेशन बनती है वो फाइनल मैग्नीफिकेशन की हम बात करेंगे आफ्टर द कैलकुलेशन। तो हमारे पास जो फाइनल इसकी मैग्नीफिकेशन है वो रेशो बनती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑक्यूलर है उसकी और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, उन दोनों की रेशो की, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है। तो इस तरह आप टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आगे कुछ जो मैथमेटिकल कुछ एग्जांपल्स दिए जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगेन उसके जो साइंस है या उसकी जो वैल्यू है वो आपको इंडिकेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन 190 फार मोर देन 1, इसके मतलब है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप से कहीं ज्यादा है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए काफी मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।